मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी की जो किताब है उसके भारत में राष्ट्रवाद, ये दूसरा चैप्टर है, उसका अध्ययन करेंगे। भारत और समकालीन विश्व वाली जो किताब है, इतिहास वाली, उसके दूसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास देख चुके हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हम देख चुके हैं इससे पहले। आज हम भारत में राष्ट्रवाद का विकास या भारत में राष्ट्रवाद जो है उसका अध्ययन करेंगे। हमें पता है राष्ट्रवाद एक भाव है या विचार है अपने देश से लगाव का, अपने देश से जुड़ाव का। तो भारत में राष्ट्रवाद कैसे फैला, कैसे आगे बढ़ा, क्या स्वरूप था, उसका अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो बच्चों, एक ख़ास बात जो है वो मैं तुम्हें बता दूं इस चैप्टर की, कि इस चैप्टर में हम पूरे राष्ट्रवाद का अध्ययन नहीं करेंगे, 1920 के दशक के आगे का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रवाद की परंपरा या राष्ट्रवाद जो है वो काफ़ी लंबा उसका इतिहास है, लेकिन इस चैप्टर में हम 1920 के दशक के आगे का अध्ययन करेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी के आगमन के साथ जो भारत में राष्ट्रवाद में बदलाव आया उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन एक और ख़ास बात जो वो ये है कि हम इस चैप्टर में ना केवल गांधीवादी विचारधारा का अध्ययन करेंगे, बल्कि देश के हर समूह, हर वर्ग का राष्ट्रवाद को लेके क्या विचार था, कैसे हर वर्ग में राष्ट्रवाद फैला, उसका भी अध्ययन इस चैप्टर में हम करेंगे। अच्छा, भारत में जो ये राष्ट्रवाद था ये मुख्य रूप से जो उपनिवेशवाद था उसके खिलाफ था। जो भारत में उपनिवेशवाद था उसके खिलाफ था हमारे देश में राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ। उपनिवेशवाद मतलब कि भारत जो था वो अंग्रेज़ों का या इंग्लैंड का गुलाम था, इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो इंग्लैंड की जो सरकार थी उसके खिलाफ था भारत में राष्ट्रवाद का विकास। तो आज हम देखेंगे इस बुक के खास जो पॉइंट हैं वो मैंने अंडरलाइन कर दिए। और ये बुक अपने आप में बहुत अच्छी नोट्स है और इसलिए मुझे अलग से कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और लॉकडाउन की वजह से बच्चों के पास किताब नहीं है, तो मुझे लगा कि एक बार बच्चों को किताब से भी रूबरू करा दूँ, इसलिए मैंने अलग से कॉपी पे नोट नहीं बनाए हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है वो यह है प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। तो प्रथम विश्व युद्ध का क्या असर हुआ राष्ट्रवाद पे। बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में और ये चला था 1918 तक। और चूँकि भारत इस समय अंग्रेज़ों का गुलाम था और इंग्लैंड ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, तो उसकी वजह से भारत को भी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेना पड़ा था। अब जब युद्ध में भाग लेते हैं तो उसमें व्यय तो होता ही है, खर्चा तो होता ही है। तो बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ और सरकार खर्चा कहाँ से निकाल दिए। सरकार ने खर्चा निकालने के लिए क्या करा, कर लगाना शुरू कर दिया, नए नए टैक्स लेने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से सीमा शुल्क बढ़ गया, आयकर बढ़ गया। आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है किताब में, सीमा शुल्क बढ़ गया, आयकर बढ़ गया। इसकी वजह से क्या हुआ, तेज़ी आई, कीमतें बढ़ गईं और लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। अच्छा, एक और चीज़ थी, वो थी ज़बरन भर्ती, जो गांव में लोगों की सेना में ज़बरदस्ती भर्ती शुरू कर दी थी। इसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष था और ये जो व्यय इतना ज़्यादा बढ़ गया, चीज़ें बढ़ गईं। और ये युद्ध की वजह से बहुत सारी जगहों पे फसलें ख़राब हो गई। एक और भी कारण था, वो था फ्लू बीमारी भी इस समय फैली। तो लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि शायद विश्व युद्ध के बाद में हालात सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ज़्यादा हालात बिगड़ गए। अगर हम 2001 की जनगणना का देखें तो महामारी और अकाल, दुर्भिक्ष मतलब बच्चों अकाल होता है, उसमें 120 और 130 लाख लोग मारे गए। तो उस समय की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या है। इतने ज़्यादा लोग मारे गए थे तो लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। अब इस समय एक नए नेता आए हमारे देश में और उनका नाम था गांधी जी। और उन्हीं के साथ एक नए तरीके का संघर्ष, एक नया तरीका उन्होंने पेश किया। और वो तरीका क्या था, वो था सत्याग्रह। सत्याग्रह का ये जो विचार था ये गांधी जी लेके आए थे। सत्याग्रह मतलब सत्य प्लस आग्रह, यानी कि सत्य के मार्ग पर चल के हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारी बातों को मानिए, हमारे ऊपर जो अत्याचार है उन्हें ना करें। तो गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे। इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में थे और वहाँ पे भी उन्होंने जन आंदोलन चलाया था, सक्रिय थे वो जन आंदोलनों के प्रति। वहाँ पे भी जो वहाँ की सरकार थी, नस्लवादी सरकार, उससे उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक लोहा लिया था। किसके द्वारा लिया था, सत्याग्रह द्वारा ही लिया था। उनका मानना था कि सत्य की शक्ति में इतनी अधिक शक्ति होती है, मतलब सत्य में इतनी अधिक शक्ति होती है कि अगर आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो आपको किसी भी प्रकार के शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, केवल
सत्य की शक्ति में ही इतनी अधिक शक्ति होती है। सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार वो भी दिए हुए इस किताब में। उन्होंने कहा था कि निष्क्रिय प्रतिरोध जो है वो दुर्बलों का हथियार है। ऐसा नहीं है, जो अहिंसा की या सत्याग्रह की जो शक्ति होती है वो उसका इस्तेमाल केवल ताकतवर ही कर सकते हैं। ठीक है, सत्याग्रह जो है वो शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता, लेकिन सत्याग्रह द्वारा वो अपनी जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हम कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। तो गांधी जी जब भारत में आए, उन्होंने यहाँ पे आके सत्याग्रह आंदोलन चलाया। उनका जो प्रथम आंदोलन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव और अति लघु में आ जाता है, वो 1917 में बिहार के चंपारण इलाके में उन्होंने चलाया था। और ये भी जो सरकार थी उसकी जो दमनकारी नीति थी किसानों के खिलाफ, उसके लिए चलाया था। और दूसरा आंदोलन जो था उनका, ये उनके प्रारंभिक आंदोलन है और ये आ जाते हैं 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए चलाए थे। यानी कि जो उनके प्रारंभिक जो आंदोलन थे वो किसानों के लिए थे। किसके लिए थे? किसानों के लिए थे। इस चैप्टर में हम सभी के बारे में पढ़ेंगे कि आंदोलन का या राष्ट्रवाद का हर वर्ग पर, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, मिलों में काम करने वाले हो, बागानों में काम करने वाले हो या महिलाएं हो, उन पर क्या प्रभाव रहा, हर जाति व वर्ग पर क्या प्रभाव रहा, ये सब हम देखेंगे। दूसरा इसमें जो पॉइंट है वो है रॉलेट एक्ट। इसे हम काला कानून भी कह सकते हैं, या कहा जाता है काला कानून। ये एक कानून था जिसमें बिना किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई के लोगों को 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की दमनकारी नीति थी। जैसे जैसे ये सत्याग्रह आंदोलन आगे बढ़ रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, इसमें क्या था, इसमें एक जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी या कह सकते संसद थी, उसमें कानून पारित किया गया था कि 2 साल के लिए किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार था। ठीक है, इसके लिए 6 अप्रैल को हड़तालें होनी शुरू हुई। विभिन्न शहरों में रैलियां निकाली गई, जुलूस निकाली गई। रेलवे वर्कशॉप में जो कारीगर थे वो हड़ताल पर चले गए। अच्छा बच्चों, एक ये हर जो सत्याग्रह आंदोलन या असहयोग आंदोलन या इसके बाद जो भी आंदोलन आएंगे उसमें हमने पढ़ेंगे, एक ये बात है जो हर आंदोलन में होती थी कि सत्याग्रह में जब भी होते थे तो लोग जो थे सरकारी चीज़ें उनका बहिष्कार करते थे। अच्छा, 10 अप्रैल को पुलिस ने क्या किया, अमृतसर में एक बहुत शांतिपूर्वक एक जुलूस निकाला जा रहा था, उस पर गोलियां चला दी गई हैं। इसके बाद लोगों को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने बैंकों में, डाकखानों में, रेलवे स्टेशनों पे हमले करने लगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दी गई। एक तरीके से कह सकते हैं आज के टाइम के हिसाब से बात करें तो कर्फ्यू लगा दिया गया और इसकी कमान जो थी वो जनरल डायल, एक सैनिक अधिकारी था, उसके हाथ में दे दी गई थी। लेकिन सरकार ने बिल्कुल भी इस बात को अमृतसर में नहीं फैलाया था कि इलाके में इलाके में मार्शल लॉ लगी हुई थी। 13 अप्रैल 1919 का दिन था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही रक्त रंजित दिन है, कह सकते हैं रक्त से रचा हुआ दिन है। बैसाखी का दिन था, मेला था और जो सरकार की दमनकारी प्रक्रिया है थी, इसके विरोध में बहुत सारे लोग, जो जलियांवाला बाग एक बाग था वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। और क्योंकि ये शहर से बाहर था इसलिए लोगों को नहीं पता था कि इलाके में मार्शल लॉ लगा हुआ है और वहाँ बहुत भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हुई थी। वहाँ पे जनरल डायर जो था वो अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ पहुँच जाता है और बाहर निकलने वाले जो रास्ते थे उन्हें बंद कर दिया और सिपाहियों से गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। तो उसका ये काम सिर्फ इसलिए किया गया था, उसने ये काम सिर्फ इसलिए किया था कि लोगों में दहशत का भाव इकट्ठा कर सके। और उसने ये बात मानी भी है, उसने खुद ही बताया है कि वह सत्याग्रहियों में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करना चाहता था। बहुत अच्छी किताब है, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से दिया हुआ है और एनसीईआरटी की बुक है, हमेशा ही विश्वसनीय होती है, इसलिए मैंने एक पॉइंट भी अपनी तरफ से उसमें ऐड करने की कोशिश नहीं करी है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा विश्वसनीय खुद ही अपने आप में एक किताब होती है। एनसीईआरटी कंपटीशन में इसी में से आता है। तो जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे इलाकों में लोग सड़कों पे उतरने लगी। फिर वही मैंने कहा ना, ये एक सब सारे सत्याग्रह या जो भी आंदोलन हुआ उसमें होते थे ही, हड़तालें होने लगती थी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगते थे। सरकार ने क्या किया, इसके खिलाफ बहुत सारे लोगों को पीटना शुरू किया, उन्हें सड़क पे घसीटना शुरू कर दिया और अपनी दमनकारी नीति अपनानी शुरू करी। इस फोटो में आप देख भी सकते हो कैसे जनरल डायर के हुक्म पे लोग सिपाहियों को घसीट कर चलने पर मजबूर कर रहे हैं। ये देखिए इस चित्र में बना हुआ है ना, आप देख सकते हैं। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ,
जो गुजरांवाला और पंजाब जो इलाके थे वहाँ पे सरकार ने बम बरसाए। इतनी हिंसा जब फैल रही थी, गांधी जी तो सब कुछ सत्याग्रह द्वारा जाते थे, अहिंसा द्वारा जाते थे। जब उन्होंने देखा इतनी हिंसा फैल रही है तो उन्होंने अपना ये आंदोलन जो था, सत्याग्रह आंदोलन था जो, वो वापस ले लिया। अब भले ही ये जो रॉलेट सत्याग्रह था ये बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी इतना बड़ा नहीं था। ये बहुत ही कम इलाकों में फैला था, या कह सकते हैं केवल शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। गांधी जी चाहते थे कि एक ऐसा आंदोलन शुरू हो जो पूरे देश में जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। इसलिए उनका मानना था कि ऐसा आंदोलन शुरू करने के लिए जो हिंदू और मुसलमान, जब तक उन्हें पास नहीं लाया जाएगा, उन्हें नज़दीक नहीं लाया जाएगा, जब तक ऐसा आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इस समय एक मुद्दा उठाता, वो था खिलाफत का मुद्दा। इस मुद्दे को उठा के उन्होंने हिंदू मुसलमानों को भी इस आंदोलन के प्रति प्रेरित करने का, या सत्याग्रह आंदोलन के प्रति प्रेरित करा उन्होंने। क्या था ये खिलाफत, उसके बारे में आपको बता दूं। 1918 में जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो जो टर्की था वो विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था। और ये जो टर्की था ये एक आध्यात्मिक नेता है या खलीफा है मुस्लिमों के। तो ऐसा लग रहा था क्योंकि अब ये प्रथम विश्व युद्ध में हार गया है तो इनके ऊपर एक कोई अपमानजनक संधि ला दी जाएगी ज़बरदस्ती, या उनके साथ कुछ खराब व्यवहार किया जाएगा। तो दो लोग थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, दो बंधु थे। उन्होंने गांधी जी से इस संबंध में चर्चा की। तो गांधी जी ने भी सितंबर 1920 में कलकत्ता के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें ये बात उठाई कि सत्याग्रह आंदोलन या जो स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा उसके साथ खिलाफत आंदोलन भी किया जाएगा। तो ये खिलाफत आंदोलन को सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन के साथ जोड़कर गांधी जी ने मुस्लिमों को भी आंदोलन से जोड़ दिया था। अब बात आती है असहयोग ही क्यों। तो इससे पहले बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, गांधी जी ने मुख्य रूप से 3 आंदोलन चलाए थे। कितने आंदोलन चलाए थे? 3। उनका जो प्रथम आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन, दूसरा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। अब जब हम इनके नाम को डिस्क्राइब करेंगे ना, तोड़ेंगे, समझेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंदोलन पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ। या आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम पहले आंदोलन की बात कर रहे हैं, वो है असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि असहयोग ही क्यों, गांधी जी ने क्यों असहयोग की बात करी। क्यों कहते थे वो कि असहयोग द्वारा भारत में राष्ट्रवाद को उत्पन्न किया जा सकता है या फिर अंग्रेज़ों से टक्कर ली जा सकती है। तो उन्होंने खुद बताया अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में 1909 में उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में बताया था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है, क्योंकि अंग्रेज़ तो थोड़े ही आए थे ना। बिना भारतीयों के सहयोग के तो भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ नहीं है, और उन्हीं के सहयोग से चल रहा है, मतलब भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। अगर भारतीय अपना सहयोग वापस ले ले तो अंग्रेजी सत्ता जो है वो ढह जाएगी और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। असहयोग आंदोलन को हम तोड़े तो इसका मतलब निकल के आता है आ प्लस सहयोग, यानी कि हम आपका साथ नहीं देंगे। लेकिन पूरी तरीके से गांधी जी का ये जो असहयोग आंदोलन था वो अहिंसा पे था, किसी प्रकार की हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं थी। ठीक है, उनका, गांधी जी का मानना था कि अगर ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए तो इस आंदोलन द्वारा स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। तो सबसे पहले लोगों ने क्या किया, ये हर आंदोलन में हुआ है, ये आपको अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो अलग बात होगी वो मैं आपको अलग से पॉइंट आउट करूँगी। वो ये थी कि सरकार द्वारा दी गई जो पदवियाँ थीं वो लौटा दी गई, सरकारी नौकरियाँ छोड़ दी गई, सेना, पुलिस, अदालतों, इन सरकारी स्कूलों, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी प्रकार से सरकार का कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली जो मुस्लिम नेता थे उन्होंने समर्थन जुटाते हुए पूरे देश भर में यात्राएं करती रही। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे तो थे जो कांग्रेस के इन प्रस्तावों पे सशंकित थे। उन्हें जो 1920 में होने वाले विधायी परिषद के जो चुनाव थे, गांधी जी ने कहा था उनका भी बहिष्कार किया जाए, हर सरकारी चीज़ का बहिष्कार किया जाए। वो उसमें हिस्सा लेना चाहते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था उसमें अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो सरकार में आ जाएंगे और कुछ सुधारों की गुंजाइश कर सकते हैं। तो काफ़ी टाइम तक, सितंबर से लेके दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन होता था। दिसंबर तक कांग्रेस में काफ़ी खींचातानी चलती रही।
लेकिन एंड में दिसंबर 1920 में हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था, अलग अलग जगहों पे होता था, लेकिन और उसके अध्यक्ष अलग अलग होते थे। 1920 में जो कांग्रेस का नागपुर में जो अधिवेशन हुआ उसमें ये समझौता हुआ और असहयोग के जो कार्यक्रम था उस पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। अब हम पढ़ेंगे इसमें आंदोलन कैसे आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, उसका क्या रूप था, इसके बारे में अब हम अगला पॉइंट जो है वो है हमारा आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, यानी कि अलग अलग रूप कह सकते हैं आंदोलन का। अच्छा, असहयोग खिलाफत आंदोलन जो था वो 1921 में शुरू हुआ। हल्का फुल्का पहले से था, लेकिन जो सही से शुरू हुआ वो 1921 में हुआ। तो हर जगह कैसा इसका रूप था वो हम पढ़ेंगे अब इस चैप्टर में। सभी वर्गों ने जो स्वराज था उसके आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उसके लिए उनके अर्थ अलग अलग थे। अभी स्वराज का मतलब हर वर्ग के लिए आज़ादी नहीं था। हर वर्ग ने अपनी आवश्यकता के हिसाब से इस स्वराज आंदोलन को डिस्क्राइब किया था या उसको समझा था, ये कह सकते हैं। इसकी शुरुआत जो शहरों में मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ शुरू हुई। बहुत सारे वकीलों ने जो थी अदालतें छोड़ दी, विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर जो थे शिक्षक थे उन्होंने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। मद्रास को छोड़ के बाकी सभी जगह जो प्रांतों में परिषद चुनाव होने वाले थे उनका बहिष्कार किया गया। मद्रास में क्यों नहीं किया गया, उसके पीछे भी एक कारण था। उसके पीछे कारण ये था कि मद्रास में जो गैर ब्राह्मण थे उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई थी, उसका नाम था जस्टिस पार्टी। और वो ये चाहते थे कि अगर उनका मतलब ऐसा मानना था कि वो इलेक्शन जीतेंगे तो उन्हें कुछ अधिकार मिल जाएंगे जो उन्हें ब्राह्मण नॉर्मल रूप से तो समाज में लेने नहीं देते, इसलिए उन्होंने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। ठीक है। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। पिकेटिंग क्या होती है, एक नया शब्द है आपके लिए, वो भी इस किताब में दिया हुआ है। पिकेटिंग का मतलब होता है ऐसा प्रदर्शन या विरोध जिससे द्वारा किसी फैक्ट्री या दुकान के भीतर सामान ले जाने से ही रोक देते, तो उसे पिकेटिंग कहते हैं। तो शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और इसका असर भी दिखा। ऐसा नहीं कि इस आंदोलन का असर नहीं दिखा, इस आंदोलन का असर दिखा, बहुत बड़े पैमाने पर दिखा। 1921 और 1922 के बीच में जो विदेशी कपड़ों का आयात था वो आधा रह गया और कीमतें जो थी वो घटकर 102 करोड़ से घट के केवल 57 करोड़ रह गई। ठीक है। विदेशी जो चीज़ें थी उनका बहुत ज़्यादा बहिष्कार हुआ, लेकिन धीरे धीरे शहरों में ये आंदोलन जो था वो धीमा पड़ने लगा। उसके पीछे क्या कारण था, इसके पीछे भी कारण था। कारण ये था जो खादी का कपड़ा था वो महंगा होता था क्योंकि वो मिलों में बनता नहीं था। उसकी जो बनाने का काम था वो घरों में किया जाता था, छोटे पैमाने पर किया जाता था, तो उसमें लागत जो थी ज़्यादा आती थी, इसलिए वो महंगा होता था, गरीब उसे खरीद नहीं सकते थे, इसलिए वो ज़्यादा दिनों तक मिलों के जो सस्ते कपड़े थे उनका बहिष्कार नहीं कर सकते थे। दूसरा कारण ये था कि कोई वैकल्पिक साधन नहीं था संस्थाओं का, जैसे कि अगर स्कूलों का बहिष्कार किया गया था या अदालतों का बहिष्कार किया गया था तो उनकी जगह पे कोई भारतीय संस्थान नहीं थे, स्कूल नहीं थे जहाँ पे बच्चे जाके पढ़ सकते थे, या फिर कोई रोज़गार के साधन नहीं थे। अब जीविका चलाना भी ज़रूरत है, नौकरी करना भी ज़रूरत है, इसलिए धीरे धीरे करके विद्यार्थी स्कूलों में लौटने लगे, शिक्षक सरकारी स्कूलों में वापस लौटने लगे, वकील भी अदालतों में दोबारा से दिखाई देने लगे। अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण इलाकों में कैसा इसका स्वरूप। ग्रामीण इलाकों में ये जो आंदोलन था इसका नेतृत्व जो कर रहे थे बाबा रामचंद्र जो थे वो कर रहे थे। बाबा रामचंद्र जो थे वो इस गिरमिटिया मजदूर के तौर पे काम कर चुके थे। अब गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं वो भी हमें जानना ज़रूरी है, उसके लिए भी हमें जानने के लिए किताब की में इसका भी दिया हुआ है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। गिरमिटिया मजदूर वो होते हैं जो औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे जो लोग होते उन्हें काम करने के लिए फिजी है, गयाना है, वेस्ट इंडीज़ है, ऐसी जगहों पे ले जाया जाता था, मतलब देश विदेश ले जाते थे, वहाँ पे जाके उनसे काम कराते थे। उन्हें एक एग्रीमेंट बना के ले जाया जाता था और उस एग्रीमेंट को कहते थे गिरमिट। तो उन मजदूरों को कहने लगे गिरमिटिया, यानी कि कह सकते हैं एक बिगड़ा हुआ सा नाम था, गिरमिटिया से नाम पड़ गया था। तो ये जो बाबा रामचंद्र थे वो एक गिरमिटिया मजदूर थे। ठीक है। और ये काफ़ी अच्छे से समझते थे लोगों की समस्याओं को, क्योंकि अगर आप ऐसे गुलाम बना के, मजदूर बना के आपको बाहर लेके जा रहे हैं तो कोई अच्छा व्यवहार तो नहीं हुआ होगा, इसलिए वो जानते थे। लेकिन यहाँ पे जो किसान थे उनका जो असहयोग आंदोलन था उसका मतलब उनके लिए सिर्फ इतना ही था कि उन्हें जो भारी भरकम लगान देना पड़ता था ज़मींदारों को या पट्टेदारों के तौर पर, उनके जो पट्टे निश्चित नहीं होते थे, बार बार उन्हें ज़मीन से हटा दिया जाता था, बस उन्हें इतना ही अधिकार मिल जाए कि ये उनकी जो समस्या थी ये ख़त्म हो जाए, ये उनके लिए काफ़ी था। उनके लिए अभी असहयोग आंदोलन का इतना ही मतलब था। ठीक है।
तो लेकिन ज़मींदार इसके लिए तैयार नहीं थे। ज़मींदारों ने किसानों के लिए क्या किया, नाई धोबी बंद कर दिया, यानी कि उनकी जो बेसिक नीड थी नाई की धोबी की वो बंद कर दी। तो इनके बीच में काफ़ी संघर्ष हुआ। अच्छा, आदिवासी किसान जो थे, आदिवासी बच्चे समझते हो ना, आदिवासी शब्द का मतलब जो जंगल में रहते थे, उनका क्या था, उनके लिए जो जंगल थे वो ही सब कुछ थे, वहाँ वही उनकी जीविका के साधन थे, वहाँ से वो लकड़ियाँ बीनते थे हैं, या फिर अपने मवेशी जो थे उन्हें चराते थे। तो आदिवासी किसानों का भी गांधी जी के जब स्वराज का विचार का उन्होंने अपना क्या मतलब निकाला, उन्हें ये था कि उन्हें इस जंगल पे अधिकार मिल जाए, उनके लिए बस यही काफ़ी था। सरकार के साथ जो आदिवासी थे उनके बीच में गुरिल्ला युद्ध होना शुरू किया, यानी कि छुप के उनके बीच में उनका संघर्ष होना शुरू कर दी हो गया, क्योंकि जो अंग्रेज़ी सरकार थी उसने इनको जंगलों में दाखिल होने पे पाबंदी लगा दी। ना वो मवेशियों को चुरा सकते थे, ना ही वो फल बीन सकते थे, लकड़ी बीन सकते थे, बल्कि क्या करा, उन्हें ज़बरदस्ती उनको सड़कें बनाने में या और काम कराने में, रोजी रोटी तो उनकी छीन ली और उन्हें और दूसरा काम कराने के लिए लगा दिया गया था, सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो उनके लिए अभी सत्याग्रह या फिर असहयोग आंदोलन का यही मतलब था कि उन्हें वापस से अपने जो जंगल थे उन पे उनका अधिकार मिल जाए। तो ये उनका संघर्ष था अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। अब पढ़ेंगे हम बागानों में स्वराज। बागान मतलब बाग बगीचे। अभी हम यहाँ पे जो बागानों की बात कर रहे हैं वो असम के बागानी मजदूरों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे उनका क्या मुद्दा था असम के बागानी मजदूरों का, उन्होंने असहयोग आंदोलन का क्या मतलब निकाला। जो 1859 का इंग्लैंड का जो इमिग्रेशन एक्ट था उसके तहत जो बागानों में काम करने वाले मजदूर थे वो बिना इजाज़त के शहर से बाहर नहीं जाने की उन्हें इजाज़त नहीं होती थी। वो जो बागान थे उससे बाहर जा नहीं सकते थे, उन्हें छूट नहीं थी, उन्हें अपने घर वालों से मिलने नहीं दिया जाता था। तो उनके लिए अभी बस इतना ही था कि वो इस चार दीवारी से बाहर आ जा सके, अपने परिवार वालों से मिल सकें। तो जैसे ही उन्हें पता चला कि गांधी युग आ रहा है, उन्हें लगा, अब तो असहयोग आंदोलन के बारे में सुना, उन्हें लगा गांधी युग आ रहा है, तो हजारों मजदूर थे वो अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर की ओर चल दिए। ठीक, उन्हें लगा गांधी राज आ रहा है, अब तो उन्हें अपनी ज़मीन मिल जाएगी और वो अपने घर की तरफ निकल दिए। लेकिन वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाए। इसका क्या कारण था, वो कारण हमने पहले ही पढ़ा कि इस समय रेलवे में, स्टीमरों में हड़ताल हो गई थी और वो रास्ते में फंस गए। सरकार ने उन्हें पकड़ लिया, उनकी बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई। तो ये बागानों में स्वराज का क्या मतलब था वो हमने पढ़ा। अब एक बात थी, वो ये थी कि कांग्रेस की क्या कमी रह गई। कांग्रेस की कमी ये रह गई कि वो पूरे देश में ये आंदोलन ठीक प्रकार से नहीं फैल पाया। अलग अलग लोगों ने इसका अलग अलग मतलब क्यों निकाला कि कांग्रेस के ने जो कार्यक्रम था उसमें जो असहयोग आंदोलन था, ये जो स्वराज था, उसको ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं किया। इसकी वजह से सभी लोगों ने स्वराज का अपना अपना अर्थ निकाला। सब लोग स्वराज का मतलब ये समझ रहे थे कि एक ऐसे युग का घोतक है, मतलब एक ऐसे युग का आगमन है जिससे उनके सारे कष्ट और मुसीबतें जो थी वो खत्म हो जाएंगी। तो आदिवासी अपना ही मतलब अलग समझ रहे थे। उन्होंने जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, उनके लिए यही था कि उन्हें अपनी ज़मीनें मिल जाएं, किसानों को अपनी ज़मीनें मिल जाएं, आदिवासियों को जंगल पर अधिकार मिल जाए। अभी 1922 में एक घटना हुई जिसे कहते हैं चौरी चौरा की घटना, जिसके बाद ये असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता भी है कि किस घटना के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो वो है 1922 की चौरी चौरा की घटना। ये गोरखपुर ज़िले में चौरी चौरा नामक एक जगह है जहाँ पे लोग शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस के साथ उनका जब टकराव हुआ तो उसने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस चौकी में आग लगा दी गई थी। जब गांधी जी ने इस घटना के बारे में सुना तो उन्होंने आंदोलन अपना यहाँ पे वापस ले लिया और इस प्रकार ये हमारा ये जो असहयोग आंदोलन था वो समाप्त हो। दूसरा